आज मुझे घर की ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मार्केट जाना था। संडे था तो मैंने नितिन से मार्केट चलने के लिए कहा और लंच भी बाहर ही किसी रेस्टोरेंट में करने की इच्छा जताई। पर नितिन संडे वाले दिन भी अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम करने में बिजी था। मैंने नितिन के हाथ से लैपटॉप साइड करते हुए कहा, नितिन चलो ना, आज बाहर चलते हैं। मेरा राम सिंह के छोले भटूरे खाने का बड़ा मन कर रहा है। पहले हम छोले भटूरे खाएंगे और वापसी में आते हुए मुझे कुछ ग्रोसरी का सामान लेना है, वो भी लेते हुए आएंगे। मेरी 7 साल की बेटी परी भी अपने पापा की गोदी में बैठते हुए बोली, हाँ पापा चलिए ना, आज संडे भी है, बड़ा मज़ा आएगा। अब बेटी और बीवी दोनों की फरमाइश थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नितिन इग्नोर कर दे। वो भी बेटी को चुमकारते हुए बोला, हाँ हाँ मेरी गुड़िया ज़रूर चलेंगे। उसने मुझसे भी कहा, तुम दोनों रेडी हो जाओ फिर निकलते हैं। मैंने नितिन की मनपसंद नेवी ब्लू कुर्ती पहनी और अच्छे से तैयार हुई। वैसे भी आज मैं काफ़ी दिनों बाद नितिन के साथ बाहर जा रही थी। फिर मैंने परी को भी तैयार किया। मैं जैसे ही बाहर आई नितिन मुझे देखता ही रह गया और प्यार से मेरे गाल खींचते हुए बोला, वाह मेरी स्वीटू, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। मैंने भी बदले में नितिन के गाल पकड़कर खींच दिए और बोली, मेरे मोटू तुम भी कम नहीं लग रहे हो। हम दोनों हंस पड़े और फिर निकल पड़े मार्केट की ओर। पहले राम सिंह के छोले भटूरे का लुत्फ उठाया और फिर घर के लिए ग्रोसरी शॉपिंग भी की। मैंने देखा कि बार बार मेरा फ़ोन बज रहा है। नितिन ने बोला भी फ़ोन उठाने को, लेकिन अननोन नंबर था इसलिए मैंने नज़रअंदाज कर दिया और वापस शॉपिंग करने में बिज़ी हो गई। मैं, नितिन और परी लंच करके शॉपिंग करके घर आ गए। मैं थक गई थी इसलिए नितिन ने मुझे डिनर बनाने से मना कर दिया और बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिया। रात में डिनर करके हम जल्दी ही सो गए। मैंने ब्रेकफास्ट बना नितिन को ऑफिस और परी को स्कूल भेज घर की डस्टिंग करके सुस्ता ही रही थी कि फिर से मेरे फ़ोन पर उसी नंबर से कॉल आई जिससे कल आई थी। आज मैंने कॉल नज़रअंदाज ना करते हुए कॉल उठा ही ली। मैं, हेलो, पर दूसरी तरफ से किसी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ा अजीब लगा मुझे। फिर मैं जैसे ही फ़ोन रखने वाली थी दूसरी तरफ से जानी पहचानी सी आवाज़ आई, कैसी हो निशु। आवाज़ सुनकर ना जाने क्यों मेरे हाथ पैरों में अजीब सी कंपन होने लगी। दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। होंठ हिल तो रहे थे मगर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मैं आवाज़ सुनते ही पहचान गई थी कि फ़ोन के दूसरी तरफ कौन है। इस आवाज़ को मैं आज तक भुला ही कहाँ पाई थी। बहुत मुश्किल से मैं ठीक हूँ बोल पाई। बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ पूछना चाहती थी मगर दिल और दिमाग पर अपना नियंत्रण ही नहीं रख पा रही थी। इसलिए मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। मैं चुप थी। फिर उधर से आवाज़ आई, पता है निशु, मैंने तुम्हारा नंबर कई साल पहले ही विशाल के फ़ोन से लिया था। बहुत बार तुम्हारा नंबर फ़ोन में डायल करता और फिर डिलीट कर देता। ऐसा लगभग मैं हर रोज़ करता था। तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हारा हाल जानना चाहता था, अपना हाल तुम्हें बताना चाहता था। दिल और दिमाग में बहुत कुछ था कहने और सुनने को, मगर कभी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी कि तुम्हें फ़ोन करूं। रोज़ सुबह उठता था तो हिम्मत जुटाकर हर रोज़ सोचता कि आज तुम्हें पक्का फ़ोन करूंगा, लेकिन फिर हिम्मत हार जाता था। सोचता था कि मेरे फ़ोन करने से कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। मैं तुम्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहता था निशु, लेकिन मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाया। दिल तो चाहा कि तुम्हें आवाज़ लगा के रोक लूँ, पर तुम सुन रही हो ना निशु। हाँ, भर्राई हुई आवाज़ में मैं इतना ही बोल पाई, पर मन ही मन सोच रही थी, ओह कितने अधिकार से तुम आज भी मुझे निशु बुलाते हो। तुम्हारा संबोधन में ही कितना दर्द और प्यार है। उधर सुमित मेरे कुछ बोलने के इंतज़ार में था और इधर मैं अपने ही ख्यालों में गुम थी। इतने लंबे अरसे के बाद सुमित का मुझे यूं अचानक फ़ोन करना और आज भी इतने हक से मुझे निशु बुलाना, न जाने क्यों मुझे अच्छा लग रहा था। शायद इसीलिए मैं इस लम्हे को खामोशी के साथ दिल की गहराइयों से महसूस करना चाहती थी।
कितने सालों बाद आज मैंने किसी के मुंह से अपने लिए ये संबोधन सुना था। आज यूं सुमित का मुझे प्यार से निशु पुकारना मुझे सातवें आसमान पर ले गया था, जहां से मैं वापस आना ही नहीं चाहती थी। ख्यालों में गुम मेरी तंद्रा सुमित की आवाज़ से भंग हुई। सुमित, चुप क्यों हो? कुछ बोलो तो निशु। क्या मेरा फ़ोन करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सच कहता हूँ निशु, अगर ऐसा है तो फिर आज के बाद कभी फ़ोन नहीं करूँगा। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता मैं ऐसा नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आपका फ़ोन होगा। आज बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी ना, इसलिए मैंने खुद को संयत करते हुए बोला। सुमित, निशु तुम यही सोच रही होंगी ना कि इतने लंबे समय बाद आज अचानक मैंने तुम्हें क्यों फ़ोन किया। मैंने क्यों फ़ोन किया इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। शायद अगर मैं तुम्हें कल ना देखता तो तुमसे बात करने की तड़प के सागर को कभी हिम्मत की कश्ती ना मिल पाती। बस तुम्हें देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। साथ में तुम्हारी बेटी थी ना, बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारा ही प्रतिरूप है। क्या नाम है उसका? परी। मैंने सुमित के सवाल का जवाब दिया। सुमित। परिणाम सुनकर सुमित की आवाज़ भर्रा गई। मुंह में आए शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए और आंखें नम हो गई। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जज्बात आवाज़ पर हावी पड़ रहे थे, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से धीमी आवाज़ में कहा, काफ़ी प्यारा नाम है। जो हाल सुमित का था वही हाल कुछ इधर निशा का भी था, पर वो चुपचाप बस सुमित की बातें सुनते जा रही थी। कुछ बोलने की हिम्मत तो वो भी कहाँ जुटा पा रही थी। सुमित ने कहा, ठीक है निशु, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, किसी काम से देहरादून जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर तुम्हें कॉल करता हूँ। कहकर उसने फ़ोन रख दिया और मैं तो बस फ़ोन को पकड़कर वहीं बैठ गई और धम से सोफे पर गिर पड़ी। आज इतने सालों के बाद इस आवाज़ को सुनकर मेरी चेतना शून्य हो गई थी। आंखें नम थी, गला रुंधा हुआ था, दिमाग सुन पड़ चुका था। दिल में इतनी तड़प थी जैसे हजारों निश्तर कोई एक साथ मेरे दिल को चीर रहा हो। मन कर रहा था कि इतना रोऊं और तब तक रोती रहूं जब तक दिल की सारी पीड़ा आंसुओं के जरिए बाहर न निकल जाए। मेरी आंखों के सामने बीते अतीत की तस्वीरें फिल्म की भांति सजीव हो उठी। हमारे ज़माने में कम लोग ही गर्मी की छुट्टियों में हिल स्टेशन जाया करते थे। वैसे एक दो बार मेरे मम्मी पापा भी मुझे गर्मियों की छुट्टियों में शिमला और मनाली लेकर गए थे, पर वहाँ मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि वहाँ सीमा दीदी और विशाल भैया, सुमित और ज्योति जो नहीं थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी थी। मुझे हमेशा से एक छोटा भाई या बहन चाहिए था। जब छोटी थी तब कभी तकिए को अपना छोटा भाई बनाकर खेलती या फिर कभी अपनी गुड़िया को छोटी बहन बनाकर खेलती। यहाँ तक कि मैं अपने पड़ोसियों के बच्चों को खिलाने के लिए अपने घर ले आती थी और तब तक उनके साथ खेलती रहती जब तक उनके मम्मी पापा अपने बच्चे को हमारे घर से वापस ले जाने नहीं आ जाते। छोटा भाई या बहन तो मिला नहीं, लेकिन बड़े भाई के रूप में विशाल भैया और बड़ी बहन के रूप में सीमा दीदी भगवान जी ने मुझे ज़रूर दिए। इसलिए मेरा हिल स्टेशन कहो या फॉरेन ट्रिप, वो तो बस नानी का घर ही हुआ करता था। किसी भी हिल स्टेशन से ज़्यादा मुझे बचपन से ही उस एक महीने का बेसब्री से इंतज़ार होता था जब हम नानी के घर जाते थे। वहाँ मामा के लड़के विशाल भैया, सीमा दीदी और उनके ही पड़ोस के ज्योति और सुमित, सबके साथ खूब मस्तियाँ हुआ करती थी। नानी के पड़ोस में अजय मामा जी का घर था, जो हमारी बिरादरी के नहीं थे, मगर उनसे मामा जी का सगे भाइयों से ज़्यादा प्यार था। सुमित उनका बेटा था जो विशाल भैया का हम उम्र था, और ज्योति उनकी बेटी लगभग मेरी उम्र की ही होगी। जब मैं नानी के यहाँ जाती, हम पांचों बच्चे मिलकर वो धमाचौकड़ी मचाते कि पूछो ही मत। ना हमें गर्मी की चिंता होती थी, ना आजकल के बच्चों की तरह धूप में टैनिंग हो जाने की टेंशन। हमारे लिए धूप क्या और गर्मी क्या, हम पांचों को तो जो करना होता था वो हम करके ही दम लेते थे। सुबह उठते ही हमारी मस्ती की पाठशाला शुरू हो जाती थी। नहाना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, हंसना, गाना, रूठना, मनाना सब साथ में होता था। कभी खेतों में जाकर मिट्टी इकट्ठा करके लाते और मिट्टी से कभी घर तो कभी बर्तन बना बना कर खेलते, और किसी दिन तालाब किनारे जाकर
तालाब के ठंडे ठंडे पानी में नहाने और मछली पकड़ने का प्रोग्राम होता था। मछली पकड़ने की तो ऐसी होड़ लगती थी कि पूछो मत। हमें देखकर ऐसा लगता था तालाब से मछली पकड़ने के खेल को तो इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक्स में शामिल कर देना चाहिए। जिसके हाथ सबसे बड़ी मछली लगती वही इस खेल का विजेता होता था, जिसमें बाजी विशाल भैया या सुमित ही मारते थे, क्योंकि हमेशा उन दोनों के हाथ ही बड़ी मछली लगती थी। ना जाने कौन सा स्पेशल चारा डालते थे रिश्वत के नाम पर वो मछलियों को। लेकिन हाँ, जब जंगल में जाकर पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की बारी आती तो उसमें मैं सबसे आगे रहती थी, क्योंकि विशाल भैया ने मुझे पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने और जंगल के रखवाले के द्वारा देखे जाने पर भागने की फुल ऑन ट्रेनिंग जो दे दी थी। कभी हम जंगल में पकड़म पकड़ाई खेलते तो कभी पेड़ों और झाड़ियों में छुपकर छुपम छुपाई खेलते। दोपहर में भी हम पांचों को सुकून कहाँ था। दोपहर में गांव में जब लोग सो जाते और सन्नाटा छा जाता तब हमारी अलग लेवल की शरारतें शुरू होती थी। कभी दबे पांव किसी के घर खूंटे से बंधी उनकी गाय भैंस खोल देते, तो कभी गांव की बंद पड़ी पाठशाला में जाकर धमा चौकड़ी मचाते। हमारी छतें भी आपस में ऐसे जुड़ी थी कि रात को हम बच्चे इधर से उधर करते रहते थे। खाना भी एक साथ ही खाते और रात को अंताक्षरी खेलते और चुटकुले सुनाते और गप्पे लड़ाते। कब आधी रात बिता देते पता ही नहीं चलता था, जब तक मामा जी की भारी भरकम आवाज़ ने हमें धमकी ना मिल जाए। हमें नींद ही नहीं आती थी। यूं ही समय गुजरता गया और मैं भी अब छोटी सी निशा से तरुणी निशा हो गई। जैसा कि सभी लड़कियों के साथ होता है, मेरे अंदर भी बहुत से बदलाव आए। अब बचपना कम हो गया, खेलना कूदना धमा चौकड़ी मचाना कम हो गया था। थोड़ा कम बोलने लगी थी मैं और शर्माना भी सीख लिया था। बार बार अलग अलग कपड़े ट्राई करके देखना, खुद को शीशे के सामने संवारना और घंटों खुद को निहारना, खुद से ही बातें करना अच्छा लगता था। लेकिन अब भी नानी के वहाँ जाना और जाने के लिए व्याकुल रहना जारी था। मेरी 10वीं की परीक्षा ख़त्म होते ही नानी के घर जाने का प्रोग्राम फिक्स हुआ और हम जा पहुँचे नानी के घर। विशाल भैया, सीमा दीदी, ज्योति और सुमित, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश थी, पर ना जाने क्यों इस बार कुछ अलग सा एहसास था। थोड़ी झिझक सी हो रही थी। पहले वाला बचपना, अलहड़ता, नादानी और शरारतें कहीं खो सी गई थी। शायद ये उम्र का बदलाव था। हमने खूब मस्ती की, लेकिन इस बार मैंने महसूस किया कि सुमित की नज़रों में कुछ अलग सा ही भाव था मेरे लिए। ये सच में था या बस मुझे ही महसूस हो रहा था, मैं नहीं जानती थी। लेकिन मैंने सुमित की नज़रों में अपने लिए कुछ तो स्पेशल महसूस किया। जब भी वो मेरे सामने पड़ता कुछ असहज हो जाता था। उसकी आंखों में बहुत कुछ ऐसा होता जो मुझे भी असहज कर जाता। जब कभी हम दोनों की नज़रें आपस में टकराती, हम दोनों ही शर्मा कर नज़रें झुका लेते। मगर मैं समझ नहीं सकी कि वो क्या था। उसकी आंखें कुछ बोलकर भी चुप रहती और मेरी आंखें भी। सुमित का मुझे यूं देखना मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे आज भी याद है, वापस आते वक्त वो मम्मी और मुझे विशाल भैया के साथ बस स्टॉप तक छोड़ने आया था, और जब वो बस में हमें बैठाकर नीचे उतर रहा था, उसकी घड़ी में मेरे दुपट्टे के फंसने की बात तो आज तक दिल में तरोताज़ा है। कुछ दिनों की मौज मस्ती के बाद हम वापस आ गए थे। मैं नानी के घर से वापस तो आ गई, पर मेरा एक छोटा सा हिस्सा मैं शायद वहीं छोड़ आई थी, और बदले में सुमित की यादों का पिटारा अपने साथ ले आई थी। नानी के घर से आने के बाद मेरा मन ही नहीं लगता था। घर में मम्मी पापा घंटों इस बात पर चर्चा करते कि मुझे आगे कौन सा कोर्स कराया जाए और कहाँ से कराएं, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही होता था। पहले की तरह सजने संवरने का भी मन नहीं करता। लगता था जैसे सुमित का मेरी आंखों के सामने ना होने से मेरा सजना संवरना बेमायना है। मैं चुप चुप सी घंटों अपने कमरे में अकेले बेड पर पड़ी गुजार देती। मम्मी बार बार मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछती, लेकिन मैं हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाकर उनको टाल देती। जब कभी शाम को मम्मी के साथ बाहर निकलती या पार्क जाती तो मुझे हर लड़के में सुमित की छवि नजर आती। ना कुछ कहा ना कुछ सुना, पर ना जाने सुमित की आंखों में ऐसा क्या था जो मुझे हर रोज उसकी ओर खींचता था।
मैं हर दिन खुद को खुद से दूर और सुमित के करीब पाती। धीरे धीरे वक्त बीत गया और मेरा 12वीं का रिजल्ट भी आ गया, जिसमें मैंने स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। मम्मी पापा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पर मुझे तो मेरी खुशी भी सुमित के बिना अधूरी लग रही थी। 12वीं के रिजल्ट्स आने के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज की ज़िंदगी भी अलग ही होती है, नई जगह, नया माहौल, नए लोग। कॉलेज में मेरी कुछ नई सहेलियां भी बनी और अब धीरे धीरे मैंने भी खुद को इस नए माहौल में ढालना शुरू कर दिया। फिर पढ़ाई का कुछ ऐसा दबाव था कि अगले 2-3 साल मैं नानी के घर नहीं जा सकी। लेकिन सुमित की यादों से मैं अभी भी पूरी तरह आज़ाद कहाँ हुई थी। विशाल भैया और सुमित कभी कभी आते थे मिलने। जिस दिन मुझे पता लगता कि आज सुमित विशाल भैया के साथ घर आ रहा है, वो दिन तो मेरे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता था। सुमित के आने की खबर से मेरी तो दिवाली ही मन जाती थी। उसके आने का सुनकर मेरी अलमारी के सारे नए कपड़े बाहर होते थे। 10 कुर्ती ट्राई करती, देखती, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उसमें से एक सिलेक्ट करती। फिर घंटों शीशे के सामने बैठकर खुद को संवारती रहती। उसके आने से पहले मैं हजारों बार खुद को आईने में निहारती रहती, मगर जब सुमित घर आता तो भीगी बिल्ली बनकर अपने कमरे में दुबक जाती। उसके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। बस कभी खिड़की से तो कभी दरवाजे की ओर से उसे निहारती रहती। मगर वो दोनों भी एमबीए की पढ़ाई के लिए लखनऊ चले गए और इस तरह कुछ 3 से 4 साल हो गए हम सबको मिले। एक दिन अचानक माँ खुशी से चहकती हुई मेरे पास आई। अरे निशु, तेरे मामा जी का फ़ोन आया था। वो बता रहे थे सीमा की शादी पक्की हो गई है अगले महीने की 20 तारीख को। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक तो दीदी की शादी की खुशी, ऊपर से नानी के घर जाने का उत्साह और सबके साथ मिलकर मस्ती करने का सोचकर ही मैं रोमांचित हो रही थी। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार था सुमित को जी भर कर देखने का। जोर शोर से माँ के साथ मिलकर जाने की तैयारियां हुई और हम जा पहुँचे मामा जी के घर। जाते ही मुझे सीमा दीदी और ज्योति मिली। जाते ही दोनों मुझसे लिपट गई और फिर हमारी गपशप का दौर शुरू हुआ। हम तीनों का बंदोबस्त एक अलग ही कमरे में किया हुआ था। वो कमरा छत पर एक अलग तरफ बना हुआ था। दीदी और ज्योति ने तो कमरे में जाते ही मेरे बैग पर धावा बोल दिया। दोनों मेरा बैग खोलते हुए एक साथ बोली, हमें अपनी सारी ड्रेसेस दिखा कि तू क्या क्या लाई है। मैंने बैग खोलकर अपनी ड्रेसेस उनको दिखाना शुरू किया। मेरा पर्पल लहंगा जो मैं ख़ास शादी वाले दिन पहनने वाली थी। देखकर ज्योति बोली, वाह यार कितना प्यारा लहंगा है ये तू कब पहनने वाली है। मैं बड़ा उत्साहित होते हुए, ये तो मैंने ख़ास फेयर वाले दिन के लिए लिया है। मैंने ज्योति और सीमा दीदी के लिए भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस ली थी जो मेरी तरफ से उनके लिए सरप्राइज़ था। फिर मैंने दोनों से कहा, अच्छा तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ सरप्राइज़ है, चलो दोनों अपनी आंखें बंद करो। तो वो दोनों बड़ा एक्साइटेड हो गई। दोनों ने आंखें बंद की तो मैंने दूसरे बैग में से दोनों की ड्रेसेस निकालकर बेड पर फैला दी। फिर मैंने कहा, हाँ अब तुम लोग आंखें खोल सकते हो। जैसे ही दोनों ने आंखें खोली, अपनी अपनी ड्रेसेस देखकर दोनों चिल्ला पड़ी और खुशी के मारे ऐसे पागल हुई जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया ने धमाकेदार जीत हासिल की हो। और दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। सीमा दीदी तो दुल्हन थी ही, पर ज्योति और मेरी सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि किसको किस फंक्शन में क्या पहनना है। सीमा दीदी ने हमें उनकी ससुराल से भेजे हुए कुछ कपड़े दिखाए जो सच में बहुत सुंदर थे। सीमा दीदी ने हमें जीजू की फ़ोटो दिखाई और बताया कि दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करते हैं। मन ही मन में सोचने लगी, ऐसी क्या बात होती है जो घंटों करते हैं। फिर सब भूल के दीदी की बातों में खो गई। विशाल भैया और सुमित ने शादी की पूरी तैयारी का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया था। दोनों को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बहन की शादी है। शाम को जब दोनों को फुर्सत हुई तो वो भी आकर बैठ गए हमारे साथ और फिर पुरानी बातों का सिलसिला चल पड़ा। मैं नोटिस कर रही थी कि सुमित मुझसे पहले की तरह बेधड़क बातें नहीं कर पा रहा था। वो मुझे चुपचाप देख रहा था और जब मेरी नज़रें उससे टकरा जाती तो वो इधर उधर देखने लगता।
मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। मैं भी सबसे नज़रें बचा बचा कर बार बार उसे ही देख रही थी। अगले दिन जब हम सब बैठकर शादी के दिन उपयोग होने वाली मिठाई के डब्बे बना रहे थे, तब अचानक मुझे मामी ने बुलाया और सुमित के पिताजी के घर से पीतल का भगोना लाने को बोला। मगर मामी, सुमित की माँ जी तो यहीं हैं और ज्योति भी, फिर मैं किससे मांगूंगी, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर मामी बोली, अलका मेरे कामों में मदद कर रही है और ज्योति सीमा को मेहंदी लगा रही है। अरे सुमित तो है ना घर में, अभी अभी गया है, जल्दी जा, कहीं वो वापस ना आ जाए। ठीक है मामी, कहकर मैं उनके घर गई। दरवाज़ा खुला ही था, आदतन मैं सीधे ही घर में घुस गई। वहाँ सुमित टेबल पर खड़ा होकर ऊपर की रैंक पर कुछ खोज रहा था। मैंने जाकर एकदम से कहा, मामी ने पीतल का भगोना मंगाया है। अचानक मुझे देखकर सुमित चौंक गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। टेबल से वो मुझ पर आ गिरा और नतीजन हम दोनों नीचे गिर गए। फिर कुछ पल को मानो सारी संवेदनाएं सुन पड़ गई। इस अप्रत्याशित घटना ने हम दोनों को स्तब्ध कर दिया था। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। मैं अपलक सुमित को देख रही थी। मुझे ऐसे देखते हुए देख झेंपते हुए बोला, सॉरी सॉरी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? और सुमित जल्दी से उठ गया। अगर कोई और समय होता तो मैं शायद ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ती, मगर ना जाने क्यों मैं खुद में ही सिमट कर रह गई और बस इतना ही बोल पाई, नहीं, वो मुझे भगोना दे दो, और उल्टे पांव लौट आई। कुछ तो था जो मैं महसूस कर रही थी, पर क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। अपने आप में खोई हुई मैं वापस तो आ गई, लेकिन बार बार मुझे अपनी और सुमित के गिर पड़ने वाले पल याद आ रहे थे और मुझे एक मीठी सी झुरझुरी अपने पूरे शरीर में महसूस हो रही थी। मेरा किसी काम में मन नहीं लग पा रहा था। बार बार खुद से प्रश्न करती कि बचपन से लेकर आज तक मैं और सुमित साथ खेले, साथ में बड़े हुए, लेकिन आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जो मैं आज महसूस कर रही थी। मेरे मन में सुमित के लिए एक अलग सा आकर्षण, एक खिंचाव सा क्यों महसूस हो रहा है। फिर कोई जवाब नहीं मिलता, मैं और परेशान हो जाती। उस जमाने में ना तो ज़्यादा टीवी का चलन था और ना ही मोबाइल, ना ही इतना खुला माहौल कि हम अपनी जिज्ञासा किसी से बता सकें या पूछ सकें। यही कारण था कि किशोर होते मन की बहुत सी जिज्ञासाएं खुद ही दूर करनी पड़ती थी और नतीजा ये होता था कि हम और उलझ जाते थे। इन अनुत्तरित प्रश्नों से तंग आकर मैं छत पर बने कमरे में जाकर सो गई। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, इसलिए शायद किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा शाम गहरा गई है। मैं घबराकर उठी और नीचे आंगन में झांक कर देखा। सब अपने अपने काम कर रहे थे। हलवाई मिठाइयाँ बना रहा था। मामी और मासी सब मिलकर दीदी की ससुराल के लोगों के लिए उपहारों को रंगीन कागज़ में पैक करके सुनहरे गोटे लगा रहे थे। मामा जी अजय मामा जी के साथ पैसे का हिसाब किताब कर रहे थे। बाकी रिश्तेदारों के बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे थे और बीच बीच में डांट भी खा रहे थे। मगर मेरी नज़रें सुमित को ढूंढ रही थी। आंगन से लगे बरामदे में मेरी नज़र गई। वहाँ सुमित, विशाल भैया और उनके 4-5 दोस्त मिलकर मंडप सजाने का सामान तैयार कर रहे थे। आज की तरह पहले सब रेडीमेड नहीं हुआ करता था। शादी किसी के भी हो, सारे काम सब मिलजुल कर बांट लेते थे। मैंने देखा सुमित की नज़रें कुछ ढूंढ रही थी। बार बार वो इधर उधर देखता और मायूस हो जाता। मैं छत से नीचे आई। मुझे देखते ही माँ ने नाराज़गी भरे लहजे में मुझे डांट लगाई। ये कोई वक्त है सोने का? शादी ब्याह का घर है, 25 काम होते हैं करने को, और तुम हो कि काम में हाथ बटाने की बजाय सो रही हो। वो मेरे सर में दर्द हो रहा था माँ, इसलिए मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि अलका मामी ने मेरा चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अरे दीदी, आप क्यों मेरी प्यारी सी गुड़िया को डांट रही हैं? थक गई होगी इसलिए सो गई होगी। अरे दीदी, सच कहूँ, काश कि हम आपकी बिरादरी से होते तो हम तो गुड़िया को अपने घर पर ही रख लेते बहू बना के। और सब लोग उनकी बात पर हंसने लगे। मैं मुस्कुरा कर रह गई। मुझे उनकी बात पर इतनी शर्म आई कि मैं शर्म से लाल हो गई। सुमित भी अपनी मम्मी की बात सुनकर मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे देखकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई और मैं तुरंत ही वहाँ से अंदर कमरे में आ गई।
सीमा दीदी की मेहंदी बहुत सुंदर रचाई थी ज्योति ने। मैं तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। मैंने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, मुझे भी लगा दो। ज्योति बोली, हाँ हाँ लाओ। और मुझे मेहंदी लगाने लगी। और ये क्या, अचानक से लाइट चली गई, अब क्या करें? मैंने कहा। ज्योति बोली, जनरेटर चलाते ही होंगे, तू परेशान ना हो। फिर हम दोनों आंगन में आकर देखने लगे कि कब लाइट आए। जब लाइट आई हम वहीं आंगन में ही बैठे गए और ज्योति मुझे मेहंदी लगाने लगी। जैसे ही मुझ पर सुमित की नज़रें पड़ी वो एकदम से खुश सा हो गया। मैंने चोर नज़रों से सुमित को देखा। वो अब बेचैन नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान खेल रही थी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क उठा। तो क्या सुमित मुझे ढूंढ रहा था? पता नहीं क्यों, मगर मुझे अच्छा लग रहा था ये सोच के कि वो मुझे ढूंढ रहा था। बीच बीच में हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती और हम दोनों अपनी नज़रें झुका लेते। कुछ अलग सा एहसास था जो आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ। अगली सुबह शादी वाले दिन खूब सवेरे से ही चहल पहल तेज हो गई थी। मामा जी और मामी जी दोनों डरे सहमे से तैयारियों की जांच कर रहे थे ताकि कोई कमी ना हो जाए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों का आज इम्तिहान हो जिसमें उनको हर हाल में अव्वल आना ही है। सच ही तो है, हमारे समाज में बेटी की शादी में उसके माँ बाप को एक गलती की भी गुंजाइश नहीं होती, चाहे जो हो जाए। उनकी मजबूरी कोई नहीं समझता, इतने पर भी उनकी बेटी खुशी रहेगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। दिन भर अलग अलग रस्मों रिवाजों में पूरा दिन बड़ा ही व्यस्त सा गुजरा। दोपहर ढलने के बाद दीदी को तैयार करने के लिए पार्लर वाली दीदी आ गई। मैं, ज्योति और दीदी की सहेलियां भी तैयार होने चले गए। मैंने पर्पल कलर का लहंगा पहना जो मेरे खिलते हुए गेहुए रंग और सुडौल कदकाठी पर बहुत फब रहा था। साथ में मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियाँ। लंबे बालों की एक ढीली सी चोटी बनाई जिनके किनारों से दो लटें निकल के गालों को चूम रही थी। छोटी सी गोल बिंदी और ताजे बेला के फूलों के गजरे ने श्रृंगार को चार चांद लगा दिया। ज्योति ने मुझे देखा तो देखती ही रही और बोली, हाय निशु, तू आज कितनी प्यारी लग रही है। तू भी कुछ कम नहीं लग रही बन्नो इस गुलाबी लहंगे में। मैंने उसकी ठुड्डी पकड़कर प्यार से कहा। दीदी की जयमाला हुई। जयमाला के समय सुमित फ़ोटो निकालने में व्यस्त था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो थोड़ी देर मुझे देखता रहा, फिर आंखों ही आंखों में मेरी प्रशंसा की जिसे मैंने देख के भी अनदेखा कर दिया। हालांकि कहीं ना कहीं श्रृंगार का असली उद्देश्य तो सुमित की प्रशंसा ही था। शादी की रस्में शुरू हो गई। मैं और ज्योति बैठकर रस्मों का और जीजू के साथ हास परिहास का आनंद ले रहे थे कि हमें विशाल भैया ने आंगन में बैठी महिलाओं को खाना खाने के लिए पंडाल में ले जाने को कहा। हम सबको वहां लेकर गए। वहां मैंने और ज्योति ने सभी औरतों को खाना खिलाना शुरू किया। जब थककर बैठे तो सुमित ने परात भरकर गुलाब जामुन मेरे सामने लाकर रख दिए। लो खा लो निशु, तुम्हें पसंद है ना? ये देख ज्योति जोर जोर से हंसने लगी और मैं शर्मा गई। सुमित से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं शर्माकर वहाँ से उठकर चली आई। मेरे ऐसे जाने से सुमित ने सोचा कि मैं नाराज़ हो गई। सुबह सुबह दीदी के विदा होने के बाद घर एकदम खाली खाली हो गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सभी लोग रात भर जागे होने की वजह से यहाँ वहाँ सो रहे थे। ज्योति भी अपने घर जाकर सो गई थी, मगर मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने अपने बैग से किताब निकाली जो मैंने सफ़र में पढ़ने के लिए ली थी, जिसको आधा ही पढ़ा था। किताब एक प्रेम कहानी थी जो मेरी एक सहेली ने मुझे दी थी। नाम था झील के उस पार, एक अंधी लड़की की प्रेम कहानी। उसे लेकर मामा जी के घर के पीछे बने छोटे से बगीचे में चली गई। उस बगीचे में खूब हरियाली थी, ढेरों प्रकार के फूल, सब्जियां, कई छायादार पेड़ भी थे वहाँ। मुझे सबसे ज़्यादा गुलमोहर का पेड़ पसंद था जिसके नीचे खाट बिछी होती थी। अक्सर नानी वहाँ बैठती थी। मैं वहीं बैठकर किताब पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं उस किताब को पढ़ती जा रही थी मेरे दिमाग में उस कहानी के नायक और नायिका की जगह खुद की और सुमित की छवि बनती जा रही थी। अलग तरह का रोमांच महसूस हो रहा था। मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब धीरे धीरे मिलने लगे थे। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है। मन ही मन सोचकर मेरी आंखें भर आई।
अब तो ये तय था कि मेरे भी मन में सुमित के लिए प्रेम की भावना का जन्म हो चुका था। लेकिन अपनी नियति का, अपनी मर्यादा का ज्ञान था मुझे। मैं जानती थी इस प्रेम कहानी का कोई सुखद अंत नहीं होगा। सोचते सोचते आंखें भर आई। घुटने मोड़कर उस पर सर रखकर मैं सुबकने लगी। इतने में मुझे ढूंढता हुआ सुमित वहां आ पहुंचा। मुझे ऐसे बैठा देख उसने मुझे पुकारा, क्या हुआ निशु? ऐसे क्यों बैठी हो? तुम ठीक तो हो ना? बोलो ना। मैं थोड़ा असहज सी हो गई कि कहीं सुमित मेरे आंसू ना देख लें। मैंने जल्दी से उसी अवस्था में आंखों को पोंछकर फिर अपना सिर उठाया। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। वो स्टोरी पढ़ते पढ़ते ऐसे बैठ गई थी। तुम सच बोल रही हो ना? मगर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। सच बताओ निशु, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है या मेरी कोई बात तुझे बुरी लगी? निशु, तुम्हें तो मैं एक पल के लिए दुखी नहीं देख सकता और तुम यहाँ रो रही हो। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूँ? तुम नहीं जानती निशु कि तुम मेरे लिए कितना महत्व रखती हो। मुझे नहीं पता कब से, लेकिन जब से होश संभाला तब से ही अपने माता पिता और बहन के बाद एक तुम ही हो जिसे खुश देखना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तुम मेरी सब कुछ हो, तुम मेरा जीवन हो निशु। सुमित बोलता जा रहा था और मेरी आंखें निरंतर बहते हुए उसके शब्दों का साथ दे रही थी। मैं उसको एकपलक देख रही थी। अपने लिए ऐसे शब्द सुनना, वो भी उससे जिससे आपको भी प्रेम हो, किशोर मन के लिए शायद एक मीठे सौपन की तरह ही होता है। कितना सुखद एहसास था वो। सुमित की बातों में मैं खोई हुई थी। कोई उत्तर या प्रतिक्रिया ना पाकर सुमित अधीर हो उठा। निशु, निशु, तुम सुन रही हो ना? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो, चुप हो जाओ। मैं ये सब जाने कैसे और क्यों कह गया। इतने दिनों से अपने दिल में दबा कर रखा हुआ था। तुम्हें रोता देख भावुकता में बह गया। मैं तो यहाँ कल रात के लिए माफ़ी मांगने आया था। मुझे लगा था तुम नाराज़ हो गई थी कल। मुझे माफ़ कर दो और भूल जाओ जो भी मैंने कहा। वो बेचैन होकर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगा। सुमित को परेशान देख मैंने खुद को संभालते हुए बोलना शुरू किया। नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, ना ही किसी बात से दुखी होकर ये आंसू निकले हैं। ये तो अपने स्वप्न के सच होने की खुशी में निकल रहे हैं, या फिर उस स्वप्न के टूट जाने के डर से। दिल और दिमाग के बीच इस पर्दा चल रही है। दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हैं। किसकी बात मानूं समझ नहीं आ रहा। मेरी बातों को सुनकर वह प्रश्नवाचक भाव से मुझे देखने लगा। सुमित, मैं जानता हूँ तुम बहुत भावुक हो और बहुत समझदार भी, लेकिन इस समय मुझे तुम्हारी बातें पहेली सी लग रही हैं निशा। मैं आज तक इस एहसास से अनजान थी और काश कि अनजान ही रहती। लेकिन अब समझ गई हूँ कि मेरे मन में भी आपके लिए वो ही भावनाएं हैं जो आपके मन में मेरे लिए। मैं खुद को बहुत खुशनसीब भी मानती हूँ कि आप जैसा सुलझा हुआ, सादगी से भरा इंसान मुझे चाहता है। लेकिन सुमित, लेकिन क्या? निशा, पर हमारा भविष्य क्या होगा? क्या हम साथ जीवन बिता सकेंगे? आपके परिवार वाले मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे? आप जानते हैं कल अलका मामी कह रही थी कि अगर मैं उनकी बिरादरी की होती तो वो मुझे बहू बना लेती। मतलब उनके अनुसार मुझ में वो सारे गुण हैं जो उनकी बहू में होने चाहिए। लेकिन मेरा अलग बिरादरी से होना उन सारे गुणों पर भारी है। सुमित, जानता तो मैं भी था निशु, इसीलिए तो कभी तुम्हारे सामने मैं अपने प्रेम को स्वीकारना नहीं चाहता था। लेकिन तुम ही बताओ, क्या प्रेम सोच समझकर देखभाल कर किया जाता है? अगर किया जाता है तो वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम तो प्रकृति की दी हुई एक सुंदर अनुभूति है जो ना समय देखती है, ना जात, ना कोई उम्र। हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम किस पल उसके आगोश में समा गए। किसी को कोई प्रेम करने से तो नहीं रोक सकता ना। ये भी तो हो सकता है हम सबको मना लें। क्या हम सकारात्मक होकर नहीं सोच सकते? मेरी ओर देखते हुए वो अपनी बातों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने लगा। वो कहते हैं ना कि प्रेम की अपने आप में एक अलग ही खुमारी होती है जो सही गलत, अच्छा बुरा सोचने समझने की सारी ताकत छीन लेती है। अभी कुछ पहले तक मैं जो अपने आप को इस चीज़ से दूर रखना चाहती थी, अब पूरी तरह उसमें ही खो जाना चाह रही थी। आंखें अब भी पनीली थी, मगर मेरे अधरों पर मुस्कान थिरक रही थी। सच ऐसा हो सकेगा क्या?
काश ऐसा हो जाए। मन ही मन मैंने ईश्वर से प्रार्थना की। उस दिन हमारे प्रेम का साक्षी वो गुलमोहर का पेड़ बना, जिसके लाल फूलों से उतरकर सारी लालिमा मेरे चेहरे पर आ गई थी। सुमित मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं सुमित को देखकर। ओ सुमित, कहाँ हो भाई? तभी विशाल भैया की आवाज़ आई, जो सुमित को ढूंढ रहे थे। मैंने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली और सामान्य दिखने का प्रयत्न करने लगी। सुमित ने भी संयत होकर विशाल भैया को जवाब दिया, आया भाई, यहाँ हूँ बगीचे में। विशाल भैया आए और हमको देखकर बोले, तुम दोनों यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। और तू निशा, तो फिर किताबों में घुस गई? तू भी ना एकदम किताबी कीड़ा है। नहीं भैया, वो दीदी की विदाई के बाद मन नहीं लग रहा था, बस इसलिए मैंने सफाई देनी चाहिए। फिर हम तीनों वहाँ से चले आए। मैं ज्योति से मिलने उसके घर गई और विशाल भैया और सुमित किसी काम से बाहर चले गए। पापा उसी शाम वापस चलने के लिए कहने लगे, क्योंकि उनको ऑफिस से छुट्टी ज़्यादा नहीं मिली थी। मेरा तो दिल ही बैठ गया जाने के मन से। सुमित को देख नहीं पाऊंगी ये सोचकर मैं रुआंसी सी हो गई, लेकिन अब कर क्या सकते थे। पापा ने जब तय कर लिया तो मानना ही था। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मामा जी बोले, जीजा जी, लगता है निशु का मन नहीं है जाने का, और आज आप भी चले जाओगे तो घर और भी सूना हो जाएगा। अगर गुंजाइश हो तो आज रुक जाइए और सुबह तड़के ही निकल जाइएगा। पापा ने बात मान ली। उस समय उससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई और नहीं थी। कम से कम जाने से पहले अब मैं सुमित को मिल तो सकूंगी। सुमित को पता चला कि हम सुबह चले जाएंगे तो वो भी मायूस हो गया। हमारी किस्मत ऐसी कि हम चाह के भी एकांत में ना मिल सके, ना कुछ बात हो सकी। चलने से पहले जब मैं अलका मामी से मिलने उनके घर गई तो वो भी मेरे पीछे पीछे आया। मामी मेरे लिए शक्करपारे लेने गई, जो मुझे बहुत पसंद थे, उनके हाथ के बनाए हुए। उस समय सुमित ने मुझसे कहा, मैं हर रोज़ शाम 5 से 6 के बीच तुम्हें कॉल करूँगा, मेरा इंतज़ार करना। और उतरे हुए अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट लाता हुआ बाय कहकर चला गया। मैं उदास मन से वापस आ गई, लेकिन खुशी इस बात की थी कि कम से कम फ़ोन पर बात होगी। उस समय मोबाइल तो थे नहीं कि जब चाहा फ़ोन कर लिया। सुमित को जब मौका मिलता, कभी घर के लैंडलाइन से तो कभी पीसीओ से, वो तय समय पर फ़ोन करता। सौभाग्य से मेरे घर लैंडलाइन थी। फिर तो यह रोज़ का कर्म हो गया। 5 से 6 के बीच में फ़ोन के आसपास मंडराती रहती। किसी का भी फ़ोन आए दौड़कर उठाती थी। हमारी रोज़ बात होने लगी। हमारे पास बस 10 मिनट होते थे। हम हर रोज़ अपने आने वाले कल के सपने सजाते। वो कहता था कि एक बार मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं, फिर मैं सबको मना लूँगा। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। इस बीच सीमा दीदी मायके आई और मामी ने घर में एक पूजा रखवाई। उन्होंने मन्नत की थी कि सीमा दीदी अपने ससुराल में अच्छे से रम जाएं, तो वो पूजा रखवाएंगी। 2 दिन का प्रोग्राम था, मैं सुमित से मिल सकूंगी। ये सोचकर मन मयूर खुशी के मारे नाचने लगा। मैं भी माँ के साथ गई। जाहिर है सुमित और विशाल भैया भी आए। सीमा दीदी और जीजू को बीच में बैठाकर हम सब उनको घेर कर बैठे थे। नवविवाहित दंपत्ति से कभी कोई मजाक करता तो कभी कोई छेड़ता। इसी तरह दोपहर बीत गई। मैं और सुमित एक दूसरे के बिल्कुल सामने बैठे थे। हम दोनों को ना तो किसी की बातें सुनाई दे रही थी और ना ही उनका कोई प्रभाव पड़ रहा था। बस हमारी आंखों ही आंखों में बातचीत हो रही थी। इस भाषा का ज्ञान मेरे ख्याल से हर उस इंसान को होगा जिसने कभी ना कभी प्यार किया होगा। सीमा दीदी ने मुझे और ज्योति को एक एक सूट उपहार में दिया और बोला कि तुम दोनों कल पूजा में यही पहनना। हम दोनों ने खुश होकर अच्छा कह दिया। रात हुई, सब खाना खाने के बाद आंगन और बरामदे में बैठ गए। सब लोग बारी बारी से गाना या कविता सुना रहे थे। ऐसे करते करते आधी रात हो गई और मामी ने सबको याद दिलाया कि सुबह पूजा है और बहुत काम है, इसलिए सभी जल्दी सो जाओ। मैं ज्योति को छोड़ने दरवाजे तक गई और जब लौट रही थी तो टू बी कंटिन्यूड।